अगले बिंदु पर आते हैं। ये मैंने बताया कि दूरी इतनी होनी चाहिए, गहराई पर कितना बोना चाहिए गन्ना। बड़े व्यवहारिक से प्रश्न कर रहा हूं, इसी व्यवहारिक से प्रश्नों में ही सारा उत्पादन छुपा है। हम कितनी गहराई पर गन्ना बोते हैं, कितना गहरा गन्ना बोया जाता है। मेरा सवाल पूछते ही एक दूसरे से बात करने लगो, और जब मैं बात बतानी शुरू करूं सब मुझे देखने लगे, हाँ ठीक बात है। और जब मैं सवाल पूछता हूं, जब एक दूसरे के मुंह को देखने लगे, कभी आपको न कहते सफेद मुंह वाले चद्दर वाले भाई साहब आप बताओ कितना, तो वो पहले ही मुंह फेर ले क्या लगा, कभी मेरा नंबर ना आ जाए मैं बात दूसरे तक करना शुरू कर दूं। बहुत छोटी गैदरिंग है, बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग देखी है, कई कई हजार की गैदरिंग में भी ये सवाल में यही स्थिति होती है, एक दूसरे की तरफ को देखने वाली। गहराई इतने दिन से बोते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी औसतन गहराई का पता ही नहीं लगा कितनी गहराई में बो रहे हैं। मैं बताता हूं कितनी गहराई में बो रहे हैं। अभी बता रहे हैं भाई साहब अंकल जी की इतनी गहराई पर गन्ना बोते हैं, आप लोग कितनी में इतनी में बोते हैं। गन्ने का टुकड़ा हमने 20 कोण निकाला, 20 शेप का कोण निकला, गन्ने का टुकड़ा डाला, उसके ऊपर मिट्टी कर दी, तो कितनी गहराई पर गन्ने का टुकड़ा होता है। इतनी गहराई पर नहीं होता है, मुश्किल से गन्ने का टुकड़ा 2 उंगल गहरा हो सकता है। 20 शेप का कोण निकला, गन्ने का टुकड़ा डाला, उसके बाद पाटा लगने के बाद यदि उस गन्ने के टुकड़े पर से मिट्टी हटा के देखो तो मुश्किल से 2 उंगल या 1 उंगल ही मिट्टी होगी। यदि उससे ज्यादा गहरा 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरा गन्ने का टुकड़ा चलेगा तो वो फिर जमाव करके ही नहीं आता है, उसमें जमाव बहुत लेट होता है। इसलिए गहराई मात्र 2 उंगल। उस 2 उंगल गहराई में हम सोचते हैं कि हमारा उत्पादन 60, 70, 80 क्विंटल या 100 क्विंटल बिकेगा, निकलेगा। 60 क्विंटल तक तो मैं कह सकता हूं आराम से निकल जाएगा, लेकिन 100 क्विंटल बिकेगा नहीं निकलेगा। सीधा सीधा सिद्धांत है। गन्ने में गन्ना C4 प्लांट है, एक नेचर होती है इसकी। जितना गन्ना जमीन के अंदर जाएगा उतनी ही पास की गांठों में से जो उसकी गांठ है उसमें से जड़ें निकलेगी। उदाहरण के लिए 50 जड़ें पहले भोजन ले रही थी, तो 3 गांठें और जमीन में चली गई, आपने मिट्टी चढ़ाई तो वहां पर 30 जड़ें और निकली उन 3 गांठों में से। जब 80 जड़ें भोजन लेगी तब जाकर कहीं जो वे बाद वाले कल्ले हैं वो भी बराबर के गन्ने बनेंगे, अन्यथा मुख्य तना मुख्य कल्ला तो गन्ना बन जाएगा, बराबर वाले कल्ले कभी गन्ने नहीं बनेंगे। इसलिए उसमें गहराई पर बुआई का जो आधार है वो ये है। हम बुआई गहराई के आधार पर मैं नहीं कहता हूं, साइंटिफिक वे क्या कहता है ट्रेंच मेथड का, वो ये कहता है 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली के अंदर गन्ने की बुआई करें। टेक्नोलॉजी ट्रेंच ये है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान समस्या पैदा कर देता है। आप में से भी कुछ किसानों ने ट्रेंच में गन्ना बोया होगा, यदि 2 भी फेल हो गए और जो 10 पास हो गए वे तो चुप हो जाएंगे, जो 2 फेल हो गए वे हल्ला तार देंगे, क्या लगे जी बहुत खराब विधि है, कुछ होता ही नहीं है, मेरा तो पहले से भी चला गया, दूरी भी बढ़ गई और उत्पादन ठीक नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये 1 फीट चौड़ी 1 फीट गहरी नाली की तो मैंने बात की, लेकिन वो केवल जब कुंड निकालने का समय आया उस समय हमने गहरी नाली निकलवा दी। जब खेत तैयार किया वो हमने बड़े ट्रैक्टर से तैयार नहीं किया कि उसमें गहराई तक आपकी मिट्टी भुरभुरी हो गई हो, जुताई वाली मिट्टी वहां तक पहुंच गई हो। पहले तो हमने 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर से खेत तैयार कर लिया, बाद में ट्रेंच वाले के लिए किराए से बुलवाया, तुम ट्रेंच के कोण निकाल दो। उसने इतने गहरे कोण निकाले कि पीली मिट्टी पर ले जाकर आपका गन्ने का टुकड़ा रखा गया और फिर वो पतला सा कल्ला उसमें से निकल गया। आप कहोगे ना तो कल्ला मोटा हुआ ना उसमें फुटा हुआ। मेरा गहराई से बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं ये कहता हूं आपका खेत में आपके पास छोटा ट्रैक्टर है, 35 हार्स पावर 40 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, उसी से ही आप खेती कर रहे हैं। आप 1 फीट चौड़ा कुंड तो बनाए, लेकिन गहराई आपकी खेत की जुताई के आधार पर, जहां तक उपजाऊ मिट्टी है उसके आधार पर होनी चाहिए। आपने 8 इंच गहराई तक जुताई की है तो ट्रेंच मात्र 6 इंच गहरी बनाए। यदि 6 इंच गहराई तक जुताई है तो ट्रेंच 5 इंच गहरी बनाए, 4 इंच गहरी बनाए। जिससे क्या होगा, जहां पर गन्ने का टुकड़ा जाकर रखा जाएगा वो वहां पर उपजाऊ भूमि पर रखा जाएगा, उसमें कल्ले ठीक निकलेंगे और जो कल्ला होगा वो मोटा और स्वस्थ निकलेगा। इसलिए गहराई मुख्य नहीं है, मुख्य है आपकी दूरी। क्योंकि दूरी यदि हमने बढ़ा दी तो बाद में हम मिट्टी चढ़ाकर भी उसको कवर कर लेंगे, उसकी गहराई वहीं पर बना देंगे। अगले बिंदु पर आते हैं बुआई करने के क्रम पर।
किस प्रकार हम बुआई करने में 10 से 15% जमाव कम कर रहे हैं। कैसे? हम लोग क्या करते हैं, वही रेजर है 3 कोण वाला, हमने V से कोण निकाला तो V शेप का कोण निकलेगा ऐसा, उसमें हमने फिर गन्ने का टुकड़ा डाला। घर पे बुजुर्ग है, सबसे पहला कार्य यही होता है, हर एक गन्ने के टुकड़े पर पैर रखो ताकि सीधा रहे, जब बाद में पाटा लगेगा उखड़ेगा नहीं। तो उसमें पैर रखा तो दोनों तरफ से मिट्टी से सेट हो गया, वो मिट्टी में दोनों तरफ सेट हो गया। उसके बाद हमने उसमें खाद डाला, डीएपी एनपीके हमने उसके ऊपर से डाला। और यदि वो डीएपी का दाना गन्ने की आंख पर जाकर रखा गया तो वो वहीं पर उसको सड़ा देता है, क्योंकि V शेप का कोण है, गन्ने का टुकड़ा उसमें डाला है हमने और ऊपर से डीएपी डाली है। क्योंकि डीएपी ऊपर से क्यों डलती है? क्योंकि हमारा क्रम ही यही है, डीएपी को ऊपर से डालने वाला। 10 लोग इकट्ठा होंगे, पहले गन्ना बुआई होगी, फिर बाद में 2 लोग बचेंगे, वो खाद डालेंगे और उसके बाद पाटा लगाएंगे। इस क्रम में हम चलते हैं। तो इसलिए पहले गन्ने का टुकड़ा डल गया, उसके ऊपर डीएपी डलेगी और डीएपी डलने से वो आंख को वहीं खराब कर देगा। अब परिवर्तन क्या करें? छोटा सा, बगैर किसी खर्च का परिवर्तन है, 1 रुपया नहीं लगना है। परिवर्तन ये करना है कि V शेप का कोण निकला, जो व्यक्ति बाद में खाद डालने वाले हैं उन्हें सबसे पहले लगा दो कि आप सबसे पहले खाद डालो। कोण में सबसे पहले खाद डलेगा, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डलेगा, उसके बाद मिट्टी आएगी, तो वह आंख कभी नुकसान नहीं करेगी। कारण गन्ने में जो आंखें होती है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, जमीन पर जब गिरता है तो एक आंख ऊपर आएगी एक नीचे। यदि नीचे डीएपी का दाना उसकी आंख पर रखा भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा गन्ने में या तो ऊपर वाली आंख जम के आती है या टेढ़ी हो जाएगी तो दोनों तरफ से आंखें जम के आएगी, लेकिन 180 डिग्री नीचे से जमाव करके घुमाव करके कभी आंख निकल के नहीं आती है। इसलिए डीएपी नीचे डाली हुई नुकसान नहीं करेगी, ऊपर डाली हुई नुकसान करेगी। तो पहले कुंड में खाद डाला जाए, उसके बाद गन्ने का टुकड़ा डाला जाए, उसके बाद उस पर मिट्टी डाली जाए। इसके बाद अगला बिंदु है खाद और उर्वरक का। हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है डीएपी यूरिया डालने का। 1 बीघा में कितना डीएपी डालते हैं? बोते समय डीएपी डालते हैं, एनपीके बहुत कम लोग डालते हैं और सिंगल सुपर फास्फेट तो उससे भी कम डालते हैं, डीएपी डालते हैं। तो 1 बीघा में कितना डीएपी डालते हैं? 10 किलो बीघे की डीएपी। 10 किलो बीघे की डीएपी डालते हैं। सहमत है मेरी बात से? हम लोगों ने बिल्कुल स्टैंडर्ड बना रखा है, 10 किलो बीघे की डीएपी, चाहे गेहूं बोए, चाहे धान बोए, चाहे गन्ना बोए, 5 बीघे का खेत है, 1 बैग डीएपी का ले जाके डाल देना है। और उस 10 किलो बीघे की डीएपी के आधार पर हमारा ये है कि यदि हम उसे उर्वरा शक्ति या जो हमने प्रजाति का अधिकतम उत्पादन लेना है उसके आधार पर वो डीएपी कम है। आपको पहली बार मिला होगा ऐसा आदमी जो ये कहता हो खाद कम है, नहीं तो जितने वैज्ञानिक मिलेंगे ज्यादातर ये कहेंगे खाद ज्यादा है। मैं कहता हूं डीएपी कम है, यूरिया बेहद ज्यादा है। यूरिया 10 से 15 किलोग्राम, अधिकतम 20 किलोग्राम प्रति बीघे की आवश्यकता होती है, जो हमारा 50 किलोग्राम प्रति बीघा तक चला गया है। डीएपी क्यों कम है? क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमने 10 किलो बीघे का गेहूं डीएपी डाला है, चाहे गेहूं चाहे धान चाहे गन्ना। 2 व्यक्ति है, एक ऑफिस में बैठ के कलम चलाता है, एक खेत में फावड़ा चलाता है। जो खेत में फावड़ा चलाता है उसको भी 2 रोटी दो, और जो ऑफिस में बैठ के कलम चलाता है उसको भी 2 रोटी दो। जो ऑफिस में बैठ के कलम चलाता है वो तो खुश रहेगा, कहेगा ठीक है आदमा ठीक है, कम खाने से भी अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, कलम चलानी है। लेकिन जो खेत में फावड़ा चलाता है, यदि उसको 2 रोटी दोगे तो वो अगले दिन फावड़ा हाथ में पकड़ा के कहेगा कि लगा कि 4-5 रोटी भरपेट मिलती हो तो खुदाई करूं, अन्यथा कल से मैं नहीं। ऐसा ही जो गन्ना 60-70-100 क्विंटल बीघे का उत्पादन दे रहा है उसे भी 10 किलो बीघे की डीएपी, और जो गेहूं 5-6 क्विंटल 4 क्विंटल बीघे का उत्पादन देता है, मात्र 6 महीने में सारी फसल पूरी हो जाती है, उसे भी 10 किलो बीघे की डीएपी। हमारी तो रोटी 2 ही है भाई। इसलिए परिवर्तन ये करना है कि डीएपी कम से कम 14 से 15 किलोग्राम डीएपी प्रति बीघा आनी चाहिए यदि आपको प्रजाति का अधिकतम उत्पादन लेना है। लेकिन यूरिया की मात्रा घटानी है। यूरिया मिनिमम से मिनिमम, मैं तो ये कहता हूं 5-6 किलो 8 किलो पर भी यदि आपका खेत अच्छा चलता है तो आवश्यकता नहीं है 20 किलो भी डालने की। वो आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति पर निर्भर करता है कि कितनी अच्छी आपने जमीन, आपकी कितनी उपजाऊ है।
पोटास कितने किसान भाई इस्तेमाल करते हैं? 2, 3, 5, बहुत बढ़िया, 5-6 लोग, 8 लोग, बाकी लोग क्यों नहीं करते? डीएपी का महत्व पता है, इसीलिए हमने उसे बुआई पे डालना शुरू कर दिया है। ये काम करती है, खादे की चीज है, हमें पता लग गया। पोटास का महत्व अभी हमें उतना पता ही नहीं है कि हमेशा डालें क्यों, जब डीएपी से ही काम चल गया तो एक खर्चा और एडिशनल बढ़ाए क्यों। वास्तव में डीएपी, पोटास डीएपी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सारे पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, बोरोन, कैल्शियम, मोलिब्डेनम, जिंक, आयरन, सारे शरीर निर्माण का कार्य करते हैं। पोटास भी शरीर निर्माण का कार्य करती है, पौधे को बढ़ाने का कार्य करती है, लेकिन उसके साथ साथ केवल 2 ऐसे पोषक तत्व है जो रोग रोधक क्षमता भी पैदा करते हैं, जिनमें पहला पोटास और दूसरा सल्फर है। बाकी सारे शरीर निर्माण का तो कार्य करेंगे, लेकिन रोग रोधक क्षमता पैदा नहीं कर सकते। इसलिए पोटास का इस्तेमाल खेतों में अवश्य करें। बहुत लंबे समय से हमने फसलें तो लेना शुरू कर दी है, लेकिन पोटास का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं, जबकि हर फसल अपना उत्पादन देने के लिए जमीन से पोषक तत्वों को खींचती रहती है। इसलिए कम से कम 7 से 8 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से पोटास का इस्तेमाल किया जाए। यदि आप डीएपी की जगह एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो पोटास की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि गन्ने की बात करें तो गन्ने में सबसे अच्छा रिजल्ट यदि आपको लेना है तो सिंगल सुपर फास्फेट, रामबाण के नाम से जो आता है, सिंगल सुपर फास्फेट आप ले, एसएसपी, उसके साथ पोटास और यूरिया का मिक्सचर बनाकर कूड़ में डालें तो सबसे अच्छा रिजल्ट, सबसे अच्छा जमाव, सबसे अच्छी वृद्धि आपको उस खाद के साथ में मिलेगी, क्योंकि इसमें सल्फर और कैल्शियम एडिशनल होते हैं। वे अपने आप ही उसके निर्माण में बनाए जाते हैं, लगाए जाते हैं, इसलिए वो पौधे को मिल जाते हैं। ये चीज थी, ये मुख्य बिंदु था खाद का और बुआई का, दूरी का कि कितनी दूरी हम उसमें रखें। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सिंचाई का। सिंचाई किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार करनी चाहिए? किस प्रकार करते हैं हम लोग सिंचाई? हम लोग सिंचाई इस प्रकार करते हैं कि हमारा 5 बीघे का खेत है, 6 बीघे का खेत है, 1 एकड़ का खेत है, हम शाम को उसमें समरसेबिल चला के आते हैं। एक तरफ से ट्यूबवेल समरसेबिल अपना चला के आए और सुबह जाके उस ऊंचे वाले कोने पे खड़े होकर देखते हैं कि यहां तक पानी पहुंचा या नहीं। यदि सुबह उस ऊंचे वाले कोने तक पानी नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं, आज रात और सही, है ना। ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना कि आज फिर दोबारा से चलेगी, पानी वहां तक जहां तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचा, इसका मतलब पूरे खेत की भराई नहीं हुई। गन्ने का शरीर विज्ञान ये कहता है कि यदि गन्ने में 4 घंटे से ज्यादा पानी खड़ा है तो गन्ना अपनी वृद्धि बंद कर देता है। गन्ने के शरीर विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण का रोल है सारी चीजों में। उसका यदि शरीर विज्ञान आप पढ़ेंगे पता लगेगा 4 घंटे से ज्यादा यदि पानी गन्ने में खड़ा है तो अपनी वृद्धि बंद कर देगा, मरेगा नहीं, लेकिन चुपचाप खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसकी जड़ों पर दबाव आ गया है पानी का, तो वो पोषक तत्वों को जमीन में से खींच के पत्तियों तक नहीं ला पा रहा है। और एक बार पानी लगाने के बाद उस दबाव को धीरे धीरे कम करने में उसको लगभग 2-3 दिन का समय लगता है। गन्ने में औसतन 15 पानी लगते हैं, और यदि 15 पानी हम गन्ने में लगा रहे हैं और एक बार में 3 दिन के लिए हम गन्ने को रोक दे रहे हैं तो किस प्रकार वृद्धि होगी। 15-45 दिन तो हमने ही गन्ने को बढ़ने से रोक दिया है। क्या लगा, नहीं पानी लगाएंगे हम इसी आधार पे जब तक पूरा भर ना जाए, मेड़ के ऊपर से पानी उतरना शुरू ना हो जाए, जब तक हम खेत में पानी लगाते हैं। पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल, क्योंकि नमी आवश्यक है, पानी ज्यादा आवश्यक नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, ये जो पानी बार बार लगता है ये वृद्धि में सहायक नहीं, नुकसान का है। आप अभी रोड से आए हैं, यहाँ पे जो मेन हाईवे है उससे जहां इस प्रांगण में हम खड़े हैं मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी है, 1500 मीटर की दूरी है। इस 1.5 किलोमीटर में यदि रोड अच्छी है तो गाड़ी छू से आके यहाँ पर रुक जाती है, और यदि हर 100 मीटर पे एक मेड़ बना दी जाए, स्पीड ब्रेकर बना दिया गया, और आप बाइक से जा रहे हैं झूम, स्पीड ब्रेकर आप फिर रुकना पड़ेगा, फिर झूम, फिर रुकना पड़ेगा, क्या होगा? वो बार बार उसे पिकअप बनाना है, उठना है, तो फ्यूल कंजप्शन तेल ज्यादा खाएगी, और बाइक तेल ज्यादा खाएगी तो एवरेज कम देगी। वही चीजें हमारे पौधे के साथ में है कि वो बार बार पोषक तत्वों को उठाकर लेकर पत्तियों तक आता है, फिर हम पानी ठोक कर लगा देते हैं, वो फिर शांत हो गया 3 दिन के लिए। 10-12 दिन तक उसने फिर प्रक्रिया पूरी करी, फिर आपने पानी ठोक के लगाया, वो फिर पोषक।
इसीलिए जो अधिकतम उत्पादन मिलता है गन्ने में वो हमेशा ट्रेंच या जिस खेत में मिट्टी चढ़ी हुई हो उसमें, ताकि तने के पास से जड़ों पर पानी का दबाव ज्यादा ना बढ़े, इसलिए उन खेतों में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसलिए प्रयास करें खेतों में मिट्टी चढ़ाकर सिंचाई करने का या ट्रेंच विधि में गन्ना लगाकर सिंचाई करने की, ताकि जड़ों पर पानी का दबाव ज्यादा न आ पाए। क्योंकि छोटे छोटे उदाहरण मैं इसलिए देता हूं, आप लोग अच्छे से समझ जाते हैं। नाली के पास जो सिंचाई वाली नाली होती है, उसके जो बराबर वाला गन्ने का कूल होता है वो हमेशा बहुत अच्छा होगा, कारण उसमें नमी लगातार जाती रहती है। उस मेड़ से दूसरे तरफ पानी नहीं जाता है, वहां पे पानी नहीं भरता है, लेकिन नमी सीपेज के माध्यम से लगातार जड़ों के पास पहुंच गई, इसलिए वो लगातार वृद्धि कर रहा है। वही सिद्धांत हमारे गन्ने में, पूरे गन्ने में हो जाए कि हम जड़ों के पास नमी तो पहुंचाए लेकिन पानी ना भरे, तो हमारा उत्पादन ज्यादा अच्छे से होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु थे गन्ने के बारे में, लेकिन मैं पहले निवेदन करा था गन्ने से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो